हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन किया और आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं यानी कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक संक्षिप्त और छोटा सा डिफिनीसन। किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है, जो लिखित अथवा अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है। संविधान के द्वारा शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उनकी शक्तियों को परिभाषित किया जाता है एवं जनता एवं सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण विधि। संविधान किसी भी देश की संपूर्ण विधि होती है। इसके अंतर्गत समस्त विधि का संचालन किया जाता है। कियम मुंशी ने संविधान को आत्मा की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान का निर्माण लंबे एवं क्रमिक विकास के परिणाम है। फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीसन और आगे हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या विश्व का विशालतम संविधान, जो ये स्टेटमेंट है ये जेनिंग्स महोदय ने दी, जो स्वयं एक ब्रिटिशर्स थे। आखिर वे कौन से कारण थे जिसके कारण जेनिंग्स महोदय ने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान कहा? फ्रेंड्स, पहला कारण था भारत की भौगोलिक विशालता और विविधता। सेकेंड, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। थर्ड, संघ एवं राज्य के लिए एक संविधान। फोर्थ, ऐतिहासिक प्रभाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्लस नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें से कुछ प्रावधान आर्टिकल्स वर्तमान संविधान में भी जुड़े। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधानों का प्रवेश जो अन्य देशों के संविधानों के भाग नहीं होते, जैसे सिविल सेवाएं आर्टिकल 308 से 323 और ट्रिब्यूनल्स इत्यादि। ये वे कारण हैं जो भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान बनाती हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को कुछ आलोचकों ने वकीलों का स्वर्ग कहा, यानी कि जेनिंग्स महोदय ने ये भारतीय संविधान पर ये आरोप लगाया कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। आखिर वे कौन से कारण थे जिसके कारण जेनिंग्स महोदय ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? फ्रेंड्स, पहला कारण था भारतीय संविधान की विशालता और दूसरा कारण था भारतीय संविधान की विशालता की भाषा शैली की जटिलता। ओके फ्रेंड्स, जेनिंग्स महोदय ने यह आरोप लगाया कि संविधान सभा में केवल वकीलों का ही प्रभुत्व विद्यमान है तथा संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग की भूमिका का निर्वहन करती है। इनके अनुसार भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा उन्हीं संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया। उनके जीवन को निर्धारित करने के लिए संविधान को निर्मित करने का कार्य वकीलों द्वारा किया गया। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वकील थे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसका निर्माण कानून के जानकार लोग ही कर सकते हैं। मजदूर अथवा किसान कानून के जानकार नहीं होते, उनके द्वारा कानून की बारीकियों को आसानी से नहीं समझा जा सकता और तत्कालिक समय में कानून का जानकार वकील था, इसलिए उनके द्वारा कानून का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान में जो कानून हैं, जो धाराएं हैं, वो वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे चलाई जाती है। सो फ्रेंड्स, यही वे कारण थे जिसके कारण जेनिंग्स महोदय ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कह के आलोचना की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे गृहीत संविधान यानी कि एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य क्षेत्र। ठीक है, आंतरिक क्षेत्र नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत संविधान अधिनियम 1935। भारत संविधान अधिनियम 1935 से लगभग 250 आर्टिकल वर्तमान भारतीय संविधान में जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स,
1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे उत्तरदायी शासन था। आर्टिकल 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम का वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन, संघ का प्रावधान, द्विसदनात्मक मंडल, आपातकालीन प्रभाव, अध्यादेश का प्रयोग, प्रांतों में लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षा का पद, संविधान को बड़ा करने की प्रवृत्ति, स्वतंत्रता के पश्चात नए संविधान को लागू होने तथा भारतीयों में नए नियमों के अंतर्गत शासन का संचालन किया गया था। किंतु वर्तमान भारतीय संविधान 1935 के नियमों पर आधारित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अभी तो 1935 के अधिनियम से वर्तमान संविधान में अनेक विविधता विद्यमान है। 1935 भारत शासन अधिनियम में शासन की अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद ने दी थी, जबकि वर्तमान भारतीय संविधान में शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। फ्रेंड्स, इसके अलावा वर्तमान भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों का भी प्रभाव पड़ा है। जैसे यदि हम बात करें कि संघात्मक शासन अर्थात शक्तियों का विभाजन जो आया था वो तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में आया था। यदि हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से ये प्रावधान लिया गया। और मूल कर्तव्य जो ये प्रावधान है ये सोवियत संघ रूस से लिया गया था। यदि हम गणराज्य की बात करें तो ये फ्रांस से लिया गया था। और समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान ग्रहण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे यदि हम बात करें तो कुछ आलोचकों ने ये आरोप लगाया कि भारतीय संविधान उधार का बोरा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी इस बातों का खंडन करते हुए कहा कि भारतीय संविधान उधार का बोरा नहीं है, यह एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है जो अध्ययन से प्राप्त तुलनात्मक अनुभव के आधार पर लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि शक्तियों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण का विचार सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू महोदय का आया था। फ्रेंड्स, पीटी की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांट दिया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फ्रेंड्स, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत जो था वो, यानी कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न होने पाए। शक्ति पृथक्करण का अर्थ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियाँ अलग अलग अंगों में निहित हों, जिससे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और तीनों शक्ति का प्रयोग अलग अलग तरीके से न हो पाए। यानी कि जो हमारे सिस्टम में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये न तो तीनों एक में समाहित है और न तीनों अलग अलग है, यानी कि इन तीनों शक्तियों का एक दूसरे के अंतर्निहित है। ओके फ्रेंड्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सरकारें अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करें और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सके।